एक्सरसाइज में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या आपको नजर आ रही है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये जो सवाल है ये आपका अंक गणित का जो आधारभूत परिमेय था, ठीक है, उस पर आधारित है। अंक गणित का आधारभूत परिमेय क्या कहता है हम आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं। ऐसे हम आपको कंसेप्ट बता चुके हैं लेकिन थोड़ा यहाँ पर हम ब्रीफ में बता देते हैं। कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ दे देन ये जो संख्या होगी एक भाज्य संख्या होगी। ध्यान से सुनना, अगर हम किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं तो वो संख्या भाज्य संख्या होगी। ये कहता है आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। हमको यही इसी चीज की यहाँ पे जांच करनी है कि क्या ये जो संख्या हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ पाते हैं या नहीं। अगर हम इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ दिए, ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि ये संख्या एक भाज्य संख्या है। अगर नहीं तोड़ पाए तो हम कहेंगे ये भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ की आपको जांच करनी है। तो चलिए इस चीज़ की हम जांच करते हैं, ठीक है। सबसे पहले करना है क्या है कि आपको हल लिख देना है, ठीक है, और लिख देना है कि माना संख्या ए बराबर, ठीक है। पहली जो संख्या हम पहले उस संख्या को जांचते हैं, पहले इस संख्या को जांचते हैं कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं। तो मान लेना है कि संख्या ए बराबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो टर्म दिख रहे होगी, एक टर्म ये नजर आ रहा होगा, एक टर्म ये नजर आ रहा होगा। तो करना क्या है, इस टर्म में भी आपको 13 नजर आ रहा है, इस टर्म में भी 13 नजर आ रहा है। तो दोनों से जब 13 कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट शुरू करोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 7 इंटू 11 और प्लस में बच जाएगा 1, ठीक है। जब 7 इंटू 11 करोगे तो 11 7 77 और प्लस में कर दोगे 1, तो यहाँ पर संख्या तुम्हारा ए जो आ जाएगा वो 13 गुना 78 के रूप में आ जाएगा। लेकिन ये 13 गुना 78 जो है ना, 78 एक अभाज्य संख्या नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो जब 78 को तुम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 तिया करोगे तो 6 और 13 छक करोगे तो तुम्हारा 78, ठीक है। तो ये जो 78 तुमको नजर आ रहा है इसको तुम 2 गुना 3 गुना 13 के रूप में लिख सकते हो। यानी फाइनली जो मेरा संख्या था ए उसको हम लोग 2 गुना 3 गुना 13 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। किसके रूप में लिख सकते हैं, संख्या जो था उसको हम लोग 2 गुना 3 गुना 13 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ये जो मेरा संख्या था इसको फाइनली हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी कि हमने संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया, ठीक है। डेट मीन्स कि ये जो संख्या थी ये एक भाज्य संख्या थी। तो यहाँ लास्ट में आपको लिख देना है कि अतः, ठीक है, संख्या ए जो है, ठीक है, संख्या ए जो है, ठीक है, एक भाज्य संख्या है। संख्या ए क्या है, ठीक है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिख देना क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड संभव है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड संभव है या फिर इसका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड संभव या इसका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए ये एक संख्या क्या है, आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से आपको, ठीक है, जो दूसरी संख्या है उसकी जांच कर लेनी है। दूसरी संख्या के लिए आप मान लेंगे कि माना जो दूसरी संख्या है उसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। बी बराबर आप जो दूसरी संख्या थी जैसे 7 गुना 6 गुना 5, ठीक है, गुना 4 गुना 3, ठीक है, गुना 2 गुना 1 और प्लस में क्या था, तो प्लस में था 5, ठीक है। तो प्लस में 5 लिख देना है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आपको 5 नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी 5 नजर आ रहा होगा, तो दोनों हम 5 कॉमन ले लेंगे। जब 5 कॉमन ले लेंगे तो इसको हम लोग 7 इंटू 6, ठीक है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 के प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 5 यहाँ लिख देंगे और ये जो टर्म अंदर में आपको बन रहा होगा, ठीक है, इसको हम लोग गुना कर देंगे या फिर यहीं पर हम चालाकी अपनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहीं पर कर लेंगे। 5 को 5 रहने देंगे क्योंकि ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है। 7 को हम लोग 7 रहने देंगे, ठीक है। नहीं पहले गुना करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर में है, ठीक है। हाँ, तो पहले गुना करके लिख देते हैं। तो 7 छक गुना करोगे तो 42, फिर 42, ठीक है, 7 छक क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ध्यान से देखो 7 छक 42, ठीक है। फिर इस 4 और 3 को गुना कर दोगे तो आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर 12, तो यहाँ पर लिख देना 12, ठीक है। और प्लस गुना में आपका 2 है तो गुना में 2 रहने दो और प्लस में 1, ठीक है। फिर 5 इंटू 42 को 42 रहने दो, ये 12 दूनी 24, ठीक है। ध्यान दो ये 2 12 और 2 को गुना करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 12 दूनी 24 आ जाएगा और प्लस में 1 को 1 रहने दो 5, ठीक है। जब 42 गुना 24 करोगे, या देखो, ठीक है, ये जो 42 गुना जब 24 तुम करोगे, ठीक है, यहाँ पर साइड में कर लो तो तुम्हारा आ जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 और 4 20 का सुना हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 1008, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा 1008 और प्लस में कर दोगे 1, ठीक है। तो ये 5 इंटू बन जाएगा तुम्हारा 1009, ठीक है, 5 इंटू बन जाएगा 1009। अब ये जो 1009 है इसको तुमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है।
ये जो 1009 है, ठीक है, इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, ठीक है। तो जब तुम इसको तोड़ने का प्रयास करोगे तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटेगा नहीं, क्योंकि 1009 खुद में एक आभाज्य संख्या है, ठीक है। ध्यान सुनना, 1009 जो है ये खुद में एक आभाज्य संख्या है, तो इसको हम और किसी आभाज्य संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, 1009 को 1009 ही रहने देंगे, ठीक है। फाइनली मेरा जो संख्या b था, ठीक है, उसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। ध्यान देना, 5 भी एक आभाज्य संख्या, ये जो 5 आपको नजर आ रहा है ये भी एक आभाज्य संख्या, और 1009 भी आपका आभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर लास्ट में आपको वही लाइन लिख देना है कि अतः संख्या b भी एक क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। लास्ट में लिख देना कि अतः b, ठीक है, भी एक भाज्य संख्या है, ठीक है, एक भाज्य संख्या, ठीक है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड संभव है, ठीक है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड संभव है या इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, और ठीक है अभाज्य गुणनखंड है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है, इसलिए संख्या भी एक अभाज्य संख्या है। आप उस तरीके से भी लिख सकते हो, अब चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, या जो मैं बोला हूँ वही लिखोगे तो बेटर होगा, ठीक है, इससे वो बेटर होगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से लिखो, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट था इसी आधार पर आपका ये सवाल बनेगा और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट होता है। अब